हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में दो बड़ी खबरें इस वक्त हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ है। एक तो ये है कि ब्रिक्स समिट चल रही है रशिया में, और इसके साथ साथ दूसरी खबर ये है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के दरमियान मसला हुआ था 2019 और 20 में, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब हालात बिल्कुल नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनको भी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो आ चुका है कि बात आगे बढ़ी है और गालिबन एग्रीमेंट होने जा रहा है। और इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है न्यू दिल्ली से, उनसे भी इस किस्म की खबरें हमें देखने को मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मिल रही है। लेकिन ब्रिक्स होस्ट करना इस वक्त, मैं जब थोड़ी देर पहले शो से मैं देख रहा था तो इंटरनेशनल जितनी न्यूज़ एजेंसीज है जिसमें CNN है, BBC है, राइटर्स हैं, उनकी हेडलाइंस ये है कि रशिया को तो आइसोलेट किया गया था, उनको तो अकेला किया गया था दुनिया में, लेकिन वो इतनी बड़े समिट को होस्ट कर रहा है व्लादिमीर पुतिन। क्या सिग्निफिकेंस है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे मौजूद है, शी जिनपिंग साहब ने भी वहाँ पहुँचना है, क्या मुलाकात हो सकेगी, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। अगर हो अगर ना भी हो, लेकिन फिर भी ब्रिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह कायम और दायम है। इस हवाले से बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट है बाय प्रोफेशन, जिसे कहते हैं कि पढ़ाते हैं, लॉ पढ़ाते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने ऑल द वे फ्रॉम इंडिया में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसा आपने कहा कि आपके भाई, आप मेरे भाई हैं, इट्स अ फैमिली शो। सो आपके सभी दर्शकों को शाम का वक्त हो रहा है, इसलिए पखैर मकाम बखैर या मकाम पखैर और पखैर रागले। थैंक यू सो बहुत। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो अच्छा। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि रशिया को आइसोलेट कर रहे थे। यस। अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो ब्रिक्स जो है 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, यानी कि या जस्ट लिटिल शाई ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। एग्जैक्टली। और 35% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है, एक तिहाई है, ठीक है या ना। सो बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स परचेजिंग पावर पैरिटी एंड ऑल दैट। सो इसको किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से, और अगर रशिया इसको होल्ड कर रहा है तो आप इसको वो तो नहीं कह सकते, क्या कहते हैं, आइसोलेशन। वेस्ट की गलतफहमी है कि दुनिया उनके कहने के हिसाब से चलेगी। वो इंडिया को भी अभी आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया को भी अभी वो खींच रहे हैं कि हमने पन्नून को मारने की कोशिश की और निज्जर को गोली मरवा दी, और ये है वो है। रॉक एजेंट की फोटो भी उन्होंने रिलीज कर दी, और उसके बाद RCMP यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जो है, उसने सो कॉल्ड पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया हमारे जो उच्चायुक्त हैं वहां पे, श्री वर्मा जी को। सो ये उनकी एक टैक्टिक्स। अब इससे कौन वो दुनिया को, मैं चूंकि वेस्ट में रहा हूं ना, मैं इनकी एक माइंडसेट को फकर भाई आपको बताऊं व्हाट इज समथिंग कॉमन टू देम, और वो है कि दे आर वेरी गुड एट टेकिंग रिवेंज। उनका एक ही है कि आप उनसे पंगा लोगे तो सैंक्शन फॉलो करेगा। They do not know tolerating something. They do not know कि accommodate कैसे करते हैं। उनका ये है कि माई वे और हाईवे, या तो मेरी बात मानो या तो निकल लो यहाँ से। ठीक, आप समझ रहे हैं? तो ये जो उनका एटीट्यूड है ना, जैसे आप देखें कि आप वो लोग अगर इंडिया या पाकिस्तान में उनका टूरिस्ट आएगा तो वो हमारी सारी गंदी जगहों को वो करेगा, हाईलाइट करेगा अपने वीडियो पे, और वो यहाँ के लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म और सब कुछ खुलेआम कर रहा होगा। बिल्कुल। और फिर भी हमारे आपके यहाँ के लोग पीछे रहेंगे उनके यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि वो बुरा है। देखिए, जो सच है वो सच है जी। लेकिन जरा आप कभी जर्मनी जा करके और जरा लाइव वीडियो करके उनकी बुराई करके दिखा दीजिए, वो अगले दिन आपका वीजा निरस्त होगा और आप मतलब हम सब जो भी हैं वो घर वापस। वो नहीं टॉलरेट करते ये नॉनसेंस। यूरोप में आए हो तो सिर्फ तारीफ करोगे। तो ये जो है ना उनके बाद, लेकिन ये ओवर प्लेड हो गया। हर बात पे सैंक्शन, हर बात पे कितना डराओगे किसी को। तो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा डराने से डर खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने ओवर डराना कर दिया है। अब कोई उसको केयर नहीं करता। रशिया को आपने डरा के देख लिया सैंक्शन के माध्यम से,
कुछ नहीं हुआ, चाइना खड़ा हो गया और रशिया खड़ा हो गया। और ये समझ लीजिए आज तो ये वर्ल्ड 1/3 है पॉपुलर वर्ल्ड इकोनॉमी का, फखर भाई। बहुत जल्दी जी ये 50-55% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी होगा। तब क्या करोगे आप? तब तो बात बराबरी की हो जाएगी। जी और आप मतलब ये गठजोड़ जो है, ये जो लीगल ऑर्डर बन रहा है ब्रिक्स का, ये बड़ा डोमिनेंट है। ये वेस्ट का जो G7 है उसका ये एक तरीके से एंटीडोट है। क्यों? क्योंकि G7 में मोस्टली यूरोपियंस हैं बारिंग जापान, ठीक है ना। तो मोस्टली यूरोपियन से में आप जापान को छोड़ दे, कोई और उनमें बैठता नहीं है। लेकिन ब्रिक्स में यूरोप, रशिया रिप्रेजेंट करता है, इंडिया और चाइना एशिया रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ अफ्रीका वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। एब्सोल्युटली राइट। तो आपको एक ब्राजील जो है वो लैटिन अमेरिका को, यानी कि अमेरिकन आइलैंड को करता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट को करता है। सो इट्स अ वेरी वास्ट, डाइवर्स, इंक्लूसिव ग्रुप which represents all continent of the world. And interestingly, none of them are West. Despite covering all continents, it doesn't contain West. तो मैं कोई वेस्ट के एंटी तो नहीं हूं, बिकॉज वेस्ट की बहुत चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन ये जो वेस्ट का गुरूर है, ये जो उनकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो दैट नीड्स टू बी टेकन टू द टास्क। कि अब आप बताइए, यही वो वेस्ट है फखर भाई जो पाकिस्तान को ये कहता था कि आप अपनी टेरिटरी जो है वो आतंकवादियों को नहीं दे सकते, या आपकी टेरिटरी पे आतंकवादी अपनी वो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अलाउ टेररिस्ट टू सिंपली टेक रिफ्यूज, टेक शेल्टर और ग्रो, राइट। वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने दुनिया भर की जो भी वो है, क्या कहते हैं, डिसिडेंट मूवमेंट से उसको अपने आप पाला है। मैं जब बच्चा था और इंटरनेशनल लॉ का केस पढ़ना जब मैंने शुरू किया था, तो पहला केस जो मैंने पढ़ा था फकर भाई, उसका नाम है निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस केस का फैक्ट ही बड़ा सिंपल है कि एक ग्रुप हुआ करता था, उसका नाम था कॉन्ट्रा। अगर आपको याद हो, हम लोग अपने बचपन में वीडियो गेम भी खेले होंगे, अगर आप क्या, कॉन्ट्रा करके आता था। तो कॉन्ट्रा को अपनी टेरिटरी में अमेरिका ने पाला ताकि निकारागुआ की सैंडिनिस्टन गवर्नमेंट को वो जो है डिसलॉन्च कर सके, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और ये कनाडा और ये वेस्ट हमको सिखा रहा है कि आप जो है हमारे सिटीजन को नहीं मार सकते हो, आप हमारे सिटीजन और क्रिमिनल्स को अपने यहाँ सेफ रिफ्यूज दे दो, और उसके बाद कहो कि वो जी वो एक कैनेडियन सिटीजन हो गया फ्रॉम अ क्रिमिनल एंड फ्रॉम टेररिज्म। यानी कि अगर दुनिया का कोई भी टेररिस्ट कनाडा का सिटीजनशिप ले ले तो वो सिर्फ सिटीजन है भाई, उसका क्राइम धुल गया। आप समझ रहे हैं? आप अगर वेस्ट का सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपका सारा क्राइम धुल जाता है। सो क्राइम सिर्फ वही क्राइम है जो यूएस के अगेंस्ट में या यूएस की धरती पे किया जाए, बाकी सारा क्राइम नहीं है। तो ये जो इनकी थ्योरी है, इट हैज पंक्चर्ड, रशिया हैज सक्सीडेड एंड ब्रिक्स विल सक्सीड। ब्रिक एक बहुत प्रीडोमिनेंट, अभी आज ही मैं बात करता, मैं भी एक ब्रिक समिट में था पैरेलली एजुकेशन के, तो वी वर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ ब्रिक्स यूनिवर्सिटी, कि एक ब्रिक्स यूनिवर्सिटी बनेगी और देन उसमें ब्रिक्स के बच्चे और फैकल्टीज आएंगे। सोचिए हाउ ब्यूटीफुल आइडिया। अभी हमारी शाम को और बातचीत होगी प्रोफेसर साहब से। सो हाफ ऑफ द वर्ल्ड विल बी देयर ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली। और फिर धीरे धीरे तो बढ़ाएंगे ना। कोई ब्रिक्स ऐसा तो नहीं है कि जैसे ब्रिक पे शुरुआत में तो साउथ अफ्रीका नहीं था जुड़ा ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रिक्स जो है वो इट विल बी फ्रोजन इन टाइम, ऐसा तो होगा नहीं। धीरे धीरे मेंबरशिप बढ़ेगी, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, और फिर ये एक ऑल्टरनेटिव वेस्टर्न जो ब्लॉक है उसका एक ऑल्टरनेटिव लीगल ऑर्डर बनेगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर इट इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। एब्सोल्युटली राइट। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ये पूछनी है, तो ये है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि मेंबर्स बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान भी शायद अपनी कोशिश कर रहा है कि अगर किसी तरीके से जगह मिल जाए तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फोरम है, और बड़ा पहले तो नहीं लेकिन अब लगता है कि काफ़ी ग्रो कर रहा है या ग्रो करेगा। अच्छा, एक तरफ चीन, रशिया और इंडिया में, एक तरफ का मतलब ये नहीं कि कोई ये ब्लॉक बना हुआ है और ये किसी के खिलाफ बना हुआ है, लेकिन अगर हम ये देखते हैं तो जैसे कि अमेरिका या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो रशिया को भी टफ टाइम देने की कोशिश कर रहा है, वो चीन को भी कर रहा है, वो इंडिया को भी कर रहा है, चले बाकियों को भी कर रहा है, पाकिस्तान को अपने तरीके से करता होगा, लेकिन इन तीन को तो कर रहा होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस तरह भी कुछ चीज हो सकती है कि हाँ भाई हमने अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग करना है, बेशक
रशिया की जंग चल रही है नाटो के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ, चीन के ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियां लगी, शायद इंडिया पे भी कुछ लगी और माइट भी पॉसिबल कि कुछ और भी लग सकती है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगा सकते, हो सकते हैं उस तरह की सख्त ना लगाएं, लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं कि आदत से मजबूर तो है ना, तो ऐसी कोई चीज हो सकती है कि कहा जाए कि हाँ ठीक है जी, ब्राजील भी इसमें है, अफ्रीका भी है, जैसे कि आपने कहा कि 45% ऑफ द मतलब जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड वो यहाँ पर मौजूद है, तो वेस्ट को तो मतलब थ्रेट कर रही होगी ये चीज कि भाई ये तो परेशानी वाली सूरत हाल है, अगर ये वाकई इकट्ठे हो जाते हैं, बेशक हमारे खिलाफ ये कभी लड़े नहीं या लड़ेंगे नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी तो एक सॉफ्ट पावर तो मौजूद है इनके पास। नहीं, फिजिकल फोर्स वाला तो जमाना चला गया ना, ये तो जी इकोनॉमी की बिल्कुल, लड़ाई होगी। एग्जैक्टली, फिजिकल फोर्स तो लोग दुनिया के पास, अब वो कुवत है या वो पावर है, वो शक्ति है, वो खत्म हो जाएगा, वो जी लड़ाई 10 दिन नहीं चलेगी। और जो चल रही है उनका आपने देख लिया है, अमेरिका ने अफगानिस्तान में करके देख लिया, रशिया ने यूक्रेन में करके देख लिया, और यूक्रेन ने भी रशिया के, आज ही मैं कहीं देख रहा था कल की, यूक्रेन में जो है वो पब से क्लब से बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, मतलब यूथ को उठा के ले जा रहे हैं कि चल भाई आर्मी में आ जा। अरे भाई, लड़ने लोग के नहीं लिए, लड़ना चाहते, अब आज का वो जमाना गया, वो बड़े जाहिल गवार लोग होंगे जिनको लड़ने वड़ने का शौक है, और उनके लिए तो अब ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि वो देख भी नहीं पाएंगे कि मेरा दुश्मन कौन है, और काम तमाम हो जाएगा। बिल्कुल आप ऐसा है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसा है, हमने देख लिया हमास और इसराइल के उसमें, एग्जैक्टली, फोर्स कोई अब ऑप्शन नहीं रह चुका। जो अगर फोर्स की बात करता है कि हम फोर्स के बात पे, फोर्स विल बी द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ, वो तो भूल जाए। उनके पास अब कोई भी ऐसा कुवत नहीं बचा है जो फोर्स से अब किसी को अपनी बात मनवा दिया। अमेरिका ने वियतनाम को हारा है, चाइना ने वियतनाम को हारा है, रशिया ने यूक्रेन में अपनी भद पिटवा ली है। तो फोर्स तो फखर भाई इज नॉट एन ऑप्शन। जी तो अब आते हैं कि फिर किस चीज की लड़ाई है। लड़ाई सैंक्शंस की होगी, लड़ाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की होगी, लड़ाई ट्रेड की होगी, लड़ाई क्या कहते हो परसेप्शन की होगी, यही होगी। अमेरिका क्या कर लेगा? चम पे सैंक्शन लगा के अमेरिका पे अटैक करेगा, न्यूक्लियर बम मारेगा हम पे? इज दैट गोइंग टू बी पॉसिबिलिटी इन एनी स्ट्रेच, बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन? नहीं होगा ऐसा। चाइना इतना होने के बाद तो आ गया ना, साइन हो गई, वापस चले गए वो 2020 वाले पोजीशन पे चले गए वो, ठीक है ना? ज्वाइंट पेट्रोलिंग हो गई। अब तो दोनों तरफ की गवर्नमेंट ने, कुछ लोग तो हमारे यहाँ कहते हैं ये तो जयशंकर जी बस ऐसे ही बोल रहे हैं, अब तो दोनों तरफ की गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया, दोनों तरफ से आया, बिल्कुल दोनों तरफ से आया, बिल्कुल। तो पॉइंट ये है फखर भाई, क्या युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं, और ना कोई करना चाहता। पहले के लोग अलग थे भाई, उनको उनके जीवन का देखने का तरीका कुछ, जो युद्ध वाले लोग थे। और भारत तो सदियों से युद्ध को कभी लड़ा ही नहीं, भारत ने कभी बाह्य युद्ध नहीं लड़ा। भारत ने जो भी धर्म युद्ध लड़ा वो देश में लड़ा, वो दूसरे चीजों के लड़ा, किसी को दबाने के लिए, किसी को गलत साबित करने के लिए, किसी के कल्चर को मिटाने के लिए हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा, और ना हम लड़ेंगे। हम बचाव वाला युद्ध लड़ते हैं, जिसको हम धर्म युद्ध कहते हैं कि भाई सेल्फ डिफेंस में हम राइटियसनेस की युद्ध लड़ेंगे, किसी को ये नहीं कि तुम झूठे हो, ये युद्ध भारत नहीं लड़ेगा। तो फिर युद्ध वाली बात खत्म हो गई। क्या कर लिया नेटो ने? नेटो इतनी बड़ी शक्ति है, क्या कर लिया आपने? रशिया घुस गया यूक्रेन में, कुछ नहीं। और रशिया इतनी बड़ी शक्ति है, क्या कर लिया यूक्रेन में घुस करके? आप कुछ नहीं कर पाए। कहां तो ये हो रहा था कि 15 दिन में कीव गिर जाएगा, सब कुछ खत्म, ये वो। आज भाई साहब 150 महीने होने को आ रहे हैं, आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग फॉर फार, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना? सो दोज हु ड्रीम ऑफ वॉर एंड वेपन एंड ऑल दैट, उनको पता नहीं है वो क्या बात कर रहे हैं। उनका जनरेशन हजारों साल पीछे चला जाएगा, और वो जो सोच रहे हैं, दुनिया उनके ऊपर युद्ध का वो करेगी अगर वो नॉन कन्वेंशनल युद्ध की बात करते हैं। अब अगर कन्वेंशनल युद्ध में तो आजकल ड्रोन आ गया है, बुलेट्स आ गए हैं, 50-50 किलोमीटर दूर से बैठ करके तोप मार सकते हैं आप। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी आजकल तो आप ऐसे गन्स लेजर वाले आ रहे हैं, कहीं बैठे दूर से मार दिया, आदमी को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, मेरे साथ लड़ भी नहीं पाया। So that the era is gone. तो अब इंडिया के अगेंस्ट में सैंक्शन क्या लगा सकता है? एक समय था जब S-400 खरीदा था इंडिया, तो काटसा भी नहीं लगा रहे थे। एग्जैक्टली, ठीक है ना? बिल्कुल याद है। अब ये क्या क्यों लग रहा है? ये तो बड़ी मजे की बात है ना। अचानक से पन्नून आ गया, अचानक से जो है निज्जर आ गया। क्यों आ गया ना? क्योंकि जब आप झप्पी डालेंगे हैं और आप बोलेंगे कि वेस्ट जो है सिर्फ सेल्फिश है, अपना देखता है, तो फिर तो वेस्ट का भी रिस्पांस आएगा ना। आप समझ रहे हैं? वरना तो वो काटसा भी लगाने को तैयार नहीं थे।
और अब कहां कह रहे हैं कि कोऑपरेशन करो, अच्छा इंडिया कोऑपरेट नहीं करे, चलें मान ले, फिर क्या होगा, क्या कर लेंगे आप? एग्जैक्टली सैंक्शन लगाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ऑप्शन है आपके पास। सही ठीक तो ये सोचना कि खाली वेस्ट के दम पे हम ग्रो कर रहे हैं, सब एक दूसरे की जरूरत है, हमें भी वेस्ट की जरूरत है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा एब्सोल्युटली नुकसान हो, ऐसा ही है, हमारा भी ऐसा ही नुकसान होगा। वी आल्सो नीड वेस्ट, वी नीड कनाडा, वी नीड गुड फ्रेंडशिप विद कनाडा, वी नीड गुड फ्रेंडशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट ये धमकी नहीं भाई। मैं वेस्ट में रह चुका हूं और मैं फेस किया इनकी इस एटीट्यूड को, ये धमकी नहीं, ये ह्यूमन राइट्स का डबल स्टैंडर्ड मत दिखाओ भाई आप। हम ह्यूमन राइट्स के डबल स्टैंडर्ड को, क्या आपका तो साला राइट्स ह्यूमन राइट्स है और हमारे यहाँ का राइट जो है वो एनिमल राइट्स भी नहीं है। नो, दिस काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड वी हैव टू कॉल आउट, वी हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड। आप दुनिया भर में, आपने अफगानिस्तान में जाके इतने लोगों को मारा, उनके बारे में आपने कभी कोई अपॉलॉजी दी? क्यों घुस गए आप अफगानिस्तान में, क्यों घुस गए लीबिया में, क्यों घुस गए इराक में, क्यों घुस गए आप जो है सीरिया में? बिल्कुल ऐसा ही। इतने लोगों को मार दिया आपने और उसका कोई वो नहीं है, उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। एग्री। तो ये जो है ना कि हम दूसरे के घर में जाके मारेंगे और अपने घर में कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एब्सोल्युटली राइट। बहुत ज्यादा दिन तक आपकी हेजेमनी चलेगी नहीं। मल्टीपोलर से यूनिपोलर, यूनिपोलर से सॉरी बाइपोलर से यूनिपोलर, यूनिपोलर से अब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है। और ये दुनिया जो है ना, ये जो रशिया और अमेरिका का जो वो कोल्ड वॉर चला, ये उस तरीके का कोल्ड वॉर अब नहीं हो सकता। अब लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट हैं। रशिया और अमेरिका में कोई बिजनेस नहीं था जब कोल्ड वॉर चलता था। आज तो चाइना और रशिया में अगर कोल्ड वॉर, चाइना और अमेरिका में कोल्ड वॉर हो जाए तो चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता, न तो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है। अमेरिका की सबसे ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो चाइना के पास है। उनका हाफ ऑफ द जो दुनिया की जो लॉजिस्टिक्स का प्रोडक्शन है वो चाइना में हो रहा है। उसी तरीके से अगर चाइना का सामान खरीदना बंद कर दे तो चाइना का सारा फैक्ट्री बैठ जाएगा। सो इट्स एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। वो वाला दुनिया गया जब आपका कोई इकोनॉमी एक दूसरे से आइसोलेटेड होता था, इम्यूनाइज्ड होता था। आजकल इंटरकनेक्टेड है। अब वो लोग भी देखिए, हमारे आपकी जनरेशन के जो लोग हैं वो तो भले ही नहीं, ये नई जनरेशन है बाबा, ये उस पे बात करती है, क्या नाम है, यूट्यूब, व्हाट्सएप और डिजिटल दुनिया की वर्ल्ड है ये। एब्सोल्युटली ये हमारे आप वाली दुनिया नहीं है। हमारी आपकी दुनिया में हमने फिर भी बैंक में लाइन में लग करके फीस जमा की है। ये नहीं जानते क्या होता है बैंक में लाइन लगना। एग्री, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये इंटरनेट पे फीस जमा कर देते हैं। इनको अगर बैंक में लाइन लगना हो जाए तो इनका तो दिमाग खराब हो जाएगा। और हम लोगों ने कितनी जलालत से ये सरकारी बैंक में अगर आप गए तो है कि वो भाई बंद हो गया, खाना खाने चले गए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सर, अभी भी पाकिस्तान में नेशनल बैंक लास्ट 2 साल पहले मुझे कोई काम था तो मैं कोई फीस ही जमा करनी थी वहां पर। खैर उस जगह पे मैं मुझे तो इन्हीं की ब्रांच, तो कहते इसी में जमा होगा, किसी और बैंक में आप जा भी नहीं सकते। मैं गया तो कहते जी नमाज की और लंच ब्रेक है। तो कितने बजे आएंगे जी? 3 बजे फिर वो खोलेगा। शटर तक डाउन किया। मैं कहा यार आजकल तो 9 बजे बैंक खुलते हैं, 5 o'clock तक नॉन स्टॉप चलते। पाकिस्तान में भी मैं कह रहा हूँ सब बैंक इसी तरीके से चल। मैं यार इस्लामाबाद के सेंटर में वाक़ और नेशनल बैंक जो है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल है वो, कैसे प्रकार की चीजें होती है वैसे ही चल रही होती है। खैर डॉक्टर साहब, जब LSE के ऊपर ये सारा कुछ जो डेवलपमेंट हुई, इसके बाद अब जिसको हम देखा करते थे कि जी अमेरिका कहता है कि हमें तो हिंदुस्तान की ज़रूरत है क्योंकि चाइना को हमने टैकल करने के लिए ये मसला में आता है, तो इंडिया से बेहतर कोई ट्रस्टेड अलाय हमारा नहीं हो सकता। अब भी वो चीज़ उसी तरह कायम होगी, या अब अगर क्योंकि LSE का डिस्प्यूट ही अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कोई और चीज़ है। फिर तो ठीक है, कारोबार आप भी करते हैं, कारोबार वो भी करते हैं, हाँ उसमें ऊंच नीच हो सकती है, वो सबके दरमियान हो सकती है। बीच में रशिया और ये तीनों का अक्सर हम कहते थे कि अगर ये ट्राई का बन जाता है और उसके साथ मतलब अगर मिडिल ईस्ट के कोई कंट्री जिस तरह सऊदी अरेबिया, UAE है, ईरान है, फिर सेंट्रल एशियन है, पाकिस्तान है, ये मिल जाते हैं तो ये तो एक बड़ा मतलब मजबूत एक इकोनॉमिक पावर बन सकता है। हाँ, तो ये तो हमारे साथ ही मिलेंगे ना, ये तो हमारे जैसे लोग हैं। एग्जैक्टली ठीक है ना, रिलीजन को अगर आप अलग हटा दे तो कल्चर तो हम सबका एक है, मानसिकता एक है, सोच एक है। ठीक है ना, कल्चरल जो ओवरऑल मेन्यू देखेंगे तो ये इंडियन कल्चर का बड़ा। अभी विलियम डैलिम्पल साहब ने किताब लिखी है कि एंशिएंट वर्ल्ड में इंडियन कल्चर ही डोमिनेट करता था। तो पॉइंट ये है कि हम सब एक तरीके के लोग हैं, हमारी सोच एक है। और अब हम पॉलिटिकल डिवीजन को एक्सेप्ट करते हैं कि कोई पाकिस्तान है, कोई अफगानिस्तान है, कोई इराक है, कोई ईरान है, कोई सऊदीया है, कोई कुछ है, वो ठीक है। पॉलिटिकल रियलिटी सबकी अपनी अपनी घर मिल गए हैं, सब अपने अपने घर में अपने अपने हिसाब से खुशियों से रहें, अपना भैया फले फूलें। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ये सऊदी अरेबिया का वेस्ट के साथ बन रहा है? नहीं बन रहा है।
Saudi Arabia cannot get along with the West, neither can Iran, neither can Afghanistan. But ये सारे के सारे इंडिया के साथ they can get along, and even China के साथ they can get along. Exactly. ठीक है ना? Exactly. रशिया, हाँ, तो रशिया इज द पार्ट ऑफ द ब्लॉक, बट मैं तो एशिया की बात कर रहा हूँ. वो तो यूरोप नहीं, हालांकि यूरेशिया आप कह सकते हो. तो पॉइंट यही है कि देखिए ये होगा, और ये ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि आने वाली सेंचुरी एशिया की होगी, और उस सेंचुरी का जो नेतृत्व है, जो उसकी लीडरशिप है, वो भारतवर्ष के पास होगी. ये एक अटल वो वाक्य है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव है. इसलिए नहीं कि हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे, हमारे पास 2 करोड़ न्यूक्लियर बम हो जाएगा, हम दुनिया के सबकी खोपड़ी पे जाकर के पैर रख के दबा देंगे. नहीं, इसलिए नहीं. इसलिए कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है. फकर भाई भी मेरा परिवार है, मोहम्मद बिन सलमान साहब भी मेरा परिवार है, शी जिनपिंग साहब भी मेरा परिवार है, सब मेरा परिवार है. ठीक है ना? और इस परिवार में सबके अपने अपने घर हैं, उस घर में वो खुशी खुशी रहे, और भारत जो है सबको साथ लेके चलने में सक्षम है. तो वेस्ट को अपने आप पता चल जाएगा. वेस्ट की भी डिपेंडेंस है भाई. अगर आप हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो, सामान कहाँ बेचोगे? बिल्कुल, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो, सामान कहाँ बेचोगे? अगर इतना वेपन बना रहे हो, वेपन कौन खरीदेगा? 100 बिलियन तो इंडिया खरीद के बैठ रहा है. बिल्कुल, सऊदी अरेबिया है. सऊदी अरेबिया मतलब कौन बेचेगा? मोर देन $100 बिलियन वो खरीदता है. तो आपका अगर वेपन का इंडस्ट्री बंद हो जाए, आपकी हाई जो एंड मशीन्स हैं उनकी इंडस्ट्री बंद हो जाए, तो आप कहां से अपने आके लोगों फिर से भुखमरी आ जाएगी. अब तो औपनिवेशिकवाद नहीं चल सकता. ये जो आप रिचनेस किए हुए हो, ये रिचनेस तो औपनिवेशिकवाद की है ना, ये यानी कि इंपीरियलिज्म की है ना, कॉलोनियलिज्म की है ना. अब तो कॉलोनियलिज्म खत्म हो चुका है. तो पॉइंट ये, और क्या दोबारा कॉलोनाइज आप बना सकते? नहीं बना सकते. तो पॉइंट ये है कि जो दुनिया है वो इंटरडिपेंडेंस की है. भारत को अमेरिका की जरूरत है, और बहुत सख्त जरूरत है. उसी प्रकार अमेरिका को भारत की जरूरत है, और बहुत सख्त जरूरत है. आपने कहा कि क्या भारत अलाई बन जाएगा चाइना के? मैंने बार बार आपसे कहा कि कतई नहीं बनेगा. अलाई तो हम किसी के नहीं बनेंगे. हमारा अपना व्यू है. आप हमारे साथ मित्रता करना चाहते हैं तो कीजिए, मगर आप ये सोचिए कि आप चाइना के अगेंस्ट में लड़ जाएंगे. नहीं भैया. और जो हमने कहा था वही हुआ. मोदी सरकार भी उसी पे चलती है. हम भारतीय सब एक जैसा सोचते हैं. हमें चाइना से दुश्मनी नहीं लेनी. चाइना से आज हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, 100 साल बाद नहीं रहेगा, 50 साल बाद नहीं रहेगा. हम फिर मार्च करेंगे एक साथ. जैसे कम्युनिज्म खत्म हो चुका है यूरोप में, रशिया से, आज वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है. चाइना में भी 1 पार्टी रूल कम्युनिज्म सदा सदा के लिए नहीं रहेगा. ये चेंज होगा. जैसे ही लोग चेंज होंगे, बुद्धिज्म वहां पे राइज पे होगा. बुद्धिज्म की जननी भारत है. वो फिर से वही हमारे रिश्ते हो जाएंगे जो दलाई लामा साहब कहते हैं भारत के बारे में. इसलिए मैं यही आप कह रहे हैं वही मेरी भी है. रशिया, चाइना एंड भारत, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा ये जबरदस्त बनेगा. और हम सब, आप भी, हम सब इसके अंग होंगे, हम सब इसके पार्ट होंगे. इसमें ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई कमजोर होगा, ना कोई ताकतवर होगा. सब बराबर के होंगे. सब एक दूसरे के साथ मानवीय मूल्यों के दायरे में रहेंगे. मानवीय मूल्यों के तहत एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे. और यही हमारी वो, सब सुखी रहे, सब फले फूले, उनके घर में बच्चे पढ़ें, साइंस टेक्नोलॉजी आए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आए, वेल बीइंग आए. जो भी 60-70 साल की जिंदगी मिलती है मानव को, उसमें वो अच्छी लाइफ काट सकें. एंड देन दैट्स इट. और हम क्या चाहते हैं? बाकी गॉड वाला मसला वो आपके और गॉड के बीच में. बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. और अभी मतलब शो के दौरान मैं पढ़ रहा था कि 36 कंट्रीज के डेलीगेशन ब्रिक्स का हिस्सा है. वैसे तो मुझे भी नहीं पता था. थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग. 36 कंट्रीज के डेलीगेशन इस वक्त रशिया के अंदर मौजूद है. तो वो कोई आम कंट्रीज नहीं है. अगर उनकी, वैसे तो हम ये 5-6 कंट्रीज के जो ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर है तो 45% जीडीपी बनता है. अगर ये सारों को मिला लें तो शायद ये 60-70% से भी ज्यादा की इकोनॉमी. 1-2 कंट्री का नाम दिया है, कौन कौन है जो गए? मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ. ये है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मैं भी जानना चाहूंगा. इसका मतलब आइसोलेशन तो नहीं है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि the Russian president will greet a delegation from 36 countries. 22 of them represent by head of the states
and 6 international organizations in Kazan. They attend the largest scale foreign policy events ever in Russia, according to Kremlin. ये उनकी मतलब रिपोर्ट आई है। मैं नाम देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि भी अगर नाम मिल जाए तो हाँ, यस मिल गया मुझे। अच्छा, रशिया, इंडिया एंड चाइना बिगन टू मीट मोर फॉर्मली इवेंचुअली। अच्छा, एडिंग ब्राजील, देन साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया एज यस टू फॉर्मली ज्वाइन। मतलब ये तो वो कंट्रीज है जो बड़े ममालिक हैं जो वहाँ पे आए हुए हैं। और शायद मैं और कंट्रीज के नाम अगर मेरे सामने आ गए तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि ये कौन कौन सी है। लेकिन अच्छा, ओके सर, कंट्रीज के अलग नाम नहीं दिए हुए इसमें, अलग कंट्रीज के नाम नहीं दिए हुए, लेकिन जिनके हेड ऑफ द स्टेट्स आएंगे वो दिया हुआ है। और बाकी ये कहा हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान तो नहीं आ रहे, लेकिन उनका डेलीगेशन जो है सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा जो है मोहम्मद बिन नहयान साहब जो हैं वो भी काजान पहुंच चुके हैं और वो भी रिप्रेजेंट इसमें करेंगे। भी मेरे पास यही आ रहा है कि जी। the BRICS group decided at its 2023 summit या to try to expand its rank. उसमें अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, या यूएई, सऊदी अरेबिया वर ऑल इनवाइटेड टू ज्वाइन। पिछली बार गए थे तो 2023 में भी तो वॉर तो था ही ना, तो बिल्कुल था 2023 सर, में तो, बिल्कुल था, बिल्कुल और था। इस बार भी उन्होंने कहा है कि यूरी उशकोव ने कहा है कि 36 कंट्री हैड कंफर्म पार्टिसिपेशन एंड दैट मोर देन 20 वुड सेंड हेड्स ऑफ स्टेट। या 22 तो ये एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में इस वक्त एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि व्लादिमीर पुतिन, उसके साथ नरेंद्र मोदी साहब, शी जिनपिंग जी, शहज़ादा नायान साहब, ये नहीं, एक छत के नीचे ये 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के हेड ऑफ द स्टेट जो है वो बैठ रहे हैं। 5 उसमें से परमानेंट मेंबर है और बाकी जो शायद उनको मेंबरशिप मिल सकती है बहुत जल्द, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त मैं ये नहीं कहता, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बात ये नहीं है कि ये मिलकर तो कोई वेस्ट के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे या अमेरिका के ना ऊपर ना चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन इकोनॉमी अगर स्ट्रांग होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली आप दुनिया के ऊपर राज कर रहे होते हैं। ना आपको गन उठाने की जरूरत है, ना आपको जहाज उड़ाने की जरूरत है, ना किसी और आपको किसी जंग की जरूरत है, लेकिन आप दुनिया पे राज जरूर कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में ब्रिक्स शायद इन फ्यूचर, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इन नियर फ्यूचर ऐसी चीजें हमें देखने को मिले। और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट नजर आई वो चीन और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसका सोल्यूशन जब उन्होंने निकाला है बैठकर, और तो उसका भी मेरे ख्याल रीजन ब्रिक्स ही था। एब्सोल्युटली राइट। ये बहुत एक बड़ी, मेरे ख्याल में हमें माननी पड़ेगी ये बात कि ब्रिक्स हुए 5 साल से ये सिलसिला चल रहा था और अब ये खत्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ी शायद मैं कहूँगा इट्स अ गुड ब्रेक थ्रू न्यूज कह सकते हैं। फॉर दिस रीजन, नॉट ओनली फॉर चाइना एंड इंडिया बट फॉर पाकिस्तान और बाकी जो कंट्रीज है उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है कि ये दो बड़े पावर जो हैं आपस में इनका ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिस्प्यूट है, वो खत्म हो रहा है। खैर एनीवे, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।